मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में एक्सप्लेन्ड में आज इथाइलिन के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। इस सीरीज में मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपकी एनसीईआरटी के, थोड़े डिफिकल्ट हैं और बहुत कॉमनली और अक्सर नीट एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इथाइलिन के बारे में आप बात करेंगे। इसके जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगा। सो देखिए, जो सबसे पहला जो फंक्शन है वो ट्रिपल रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्ट्रेस। इस तरह से आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझते हैं, फिर देखते हैं एनसीईआरटी किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। सो एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। सो मान लीजिए कि सॉइल के अंदर एक सीडलिंग है और ये सीडलिंग लेट अस से पी प्लांट का है और ये आकर ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, सॉइल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सो हमने कहा एक डाइकॉट है, पी का एक सीडलिंग है और इसको लेट अस मेक इट अ डाइकॉट समथिंग लाइक दिस, और ये इलोंगेट कर रहा है, स्टेम इलोंगेशन हो रहा है और मकसद ये है कि ये जो सीडलिंग है ये बाहर निकल पाए इस सॉइल से। अब आप ऐसे समझिए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली रास्ते में एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। सो लेट अस से एक रॉक आ गया। सो अब जब रॉक आ गया तो एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, एक मैकेनिकल स्ट्रेस आ गया। अब ये सीधा इस तरह से निकल नहीं पाएगा। सो यहां पर मैंने लिखा कि देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन। आप देख रहे हैं एक रॉक आ गया रास्ते में और इसकी वजह से ये जो टिप है, ये जो सीडलिंग की टिप है, इस पर ये गैसियस पीजीआर इथाइलिन प्रोड्यूस होगा। सो हमने ये कहा टिप पर काफी ज्यादा क्या प्रोड्यूस हुआ, इथाइलिन प्रोड्यूस हुआ और उस इथाइलिन प्रोडक्शन की वजह से एक ट्रिपल रिस्पॉन्स आएगा। सो ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या होगा, ये चीज आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। देखिए पहला रिस्पॉन्स ये होगा कि ये जो स्टेम इलोंगेशन है, ये जो स्टेम इलोंगेट हो रहा था, पहली तो ये चीज है इट विल गेट स्लो, सो इट विल स्लो डाउन। सो पहली चीज तो ये हुई कि ये जो इलोंगेशन हो रहा था स्टेम का, ये स्लो डाउन हो जाएगा। नंबर 2, ये जो स्टेम है ये थिकर हो जाएगा। सो द स्टेम गेट्स थिकर। थिकर का मतलब ये हुआ इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर। आप समझ सकते हैं कि ये क्यों जरूरी है, रास्ते में एक रुकावट है, ये थोड़ा थिक हो जाएगा। और तीसरी चीज ये होगी कि ये बेसिकली आप ये देखेंगे एक कर्वेचर डेवलप होगा, एक कर्वेचर डेवलप होगा और इस कर्वेचर की वजह से हॉरिजॉन्टल जो है वो ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी सीडलिंग की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस तरह से ये चीज हो गई तो हम क्या देखेंगे कि ये जो सीडलिंग है, एक तो इसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो गई, इसकी ग्रोथ अब उतनी तेजी से नहीं हो रही, ये थिक हो गया। ध्यान से देखिए, ये थिक हो गया और इसमें एक कर्वेचर आ गया। तो ये अवॉइडेंस हो रही है मैकेनिकल स्ट्रेस की, ये मैकेनिकल स्ट्रेस को अवॉइड कर रहा है और इसमें एक क्या आ गया, एक इस तरह से एपेक्स पे एक हुक जैसा सा बन जाएगा और ये इस तरह से अवॉइड करेगा इस मैकेनिकल स्ट्रेस को। थोड़ी देर में जो इथाइलिन की कंसंट्रेशन है यहां पर कम हो जाएगी और ये कंटिन्यू करेगा अपनी जर्नी को। फिर मान लीजिए कोई मैकेनिकल स्ट्रेस आ सकता है, एक और रॉक आ सकता है, देन द सेम ट्रिपल रिस्पॉन्स विल अगेन बी इनिशिएटेड। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया कि किस तरह से यह ट्रिपल रिस्पॉन्स आता है मैकेनिकल स्ट्रेस का और यू डाइकॉट्स की जो सीडलिंग्स हैं उनको किस तरह से यह मदद करता है। सो जितना इथाइलिन की कंसंट्रेशन होगी उतना स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स आएगा। सो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एक सीडलिंग को ग्रो किया और इथाइलिन की कंसंट्रेशन 0 है तो ये आप देखेंगे कि ये सीधा ग्रो कर जाएगा। सो लेट अस से दिस इज पार्ट पर मिलियन केवल 0 है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो करेगा। लेट अस से पार्ट पर मिलियन ये जो कंसंट्रेशन है 0.1 है, सो आप क्या देखेंगे कि थोड़ा सा अब ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें एक कर्वेचर भी आ रहा है और इस तरह से ये ग्रो कर रहा है। इसी तरह से अगर आप बढ़ाते चले जाएं, लेट अस से आपने काफी ज्यादा कर दिया, 0.8 कर दिया, तो आप क्या देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थिक हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्वेचर है, इलोंगेशन बिल्कुल ही कम हो गई है और जैसे जैसे इथाइलिन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी ये रिस्पॉन्स और प्रोमिनेंट होता जाएगा। ये हमारा
पहला फंक्शन है इथाइलिन का, जो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दूसरा फंक्शन देखते हैं, दिस इज अबाउट सेनेसेंस। सो सेनेसेंस में क्या होता है, ऐसे देखते हैं। तो मान लीजिए कि लीफ जो है, लीफ गिर रही है, एक ऑटम है, ऑटम में लीफ जो है लेट डाउन हो रहा है, लीफ शेडिंग हो रही है एक प्लांट से। सो लीफ शेड कर रहा है एक प्लांट। और ऐसा सोच लेते हैं, लेट अस से एक एनुअल प्लांट है, एक एनुअल प्लांट है, उसमें फ्लावरिंग हो गई और फ्लावरिंग के बाद में उसमें आपको पता है डेथ हो जाती है। डू यू नो अबाउट व्हाट इज एन एनुअल प्लांट? मैं आपको सेनेसेंस के एग्जांपल्स दे रहा हूं। एक और हो सकता है, लेट अस से मैं जाइलम टिश्यू की बात करता हूं और उसमें जो वेसल्स हैं उसमें फाइनल डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इस फाइनल डिफरेंशिएशन के दौरान इसमें जितना भी लिविंग चीज है उसको बेटे खत्म कर दिया जाएगा और जो बच जाएगा एक डेड ट्यूब लाइक चीज बच जाएगी। ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? सेनेसेंस के हैं। इन सब में ये जो डेथ हो रही है सेल्स की, ये जो ऑर्गन्स की डेथ हो रही है, ये रैंडम प्रोसेस नहीं है, अचानक नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको आप एपोप्टोसिस कहते हैं। ये चीज आपने पहले भी पढ़ी है। एपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो ये एक बकायदा प्रोग्राम है और एक प्रोग्राम के हिसाब से इन चीजों की डेथ होती है। ये चीज हो रही है सेनेसेंस में। एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज इस सेनेसेंस के पीछे जो पीजीआर का प्रोडक्शन जो बढ़ता है वो इथाइलिन है। और इस प्रोग्राम सेल डेथ की वजह से ये जो प्लांट सेल है, ये जो टिश्यू है, ऑर्गन है जिसकी डेथ हो रही है, इसमें एक इंपॉर्टेंट काम ये किया जाता है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको सैल्वेज किया जा सकता है, नुकसान होने से बचाया जा सकता है। कुछ चीजों को इस तरह के प्रोग्राम्ड सेल डेथ में सैल्वेज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह फंक्शन भी अब आपको समझ में आ गया कि इथाइलिन सेनेसेंस में कैसे मदद करता है। तीसरा फंक्शन देखते हैं। तीसरा फंक्शन ये देखिए, लीफ एब्सिशन में। सो लीफ एब्सिशन में इथाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट अस थिंक अबाउट अ डेसिडुअस ट्री। सो हम एक डेसिडुअस ट्री के बारे में बात करते हैं। डेसिडुअस ट्री में हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर सीजन में लीफ एब्सिशन होता है, तो शेडिंग ऑफ लीव्स होती है। इट शेड्स शेडिंग ऑफ लीव्स। सो शेडिंग ऑफ लीव्स होगी एक पर्टिकुलर सीजन में। आप जानते हैं नॉर्मली दिस वुड बी इन ऑटम। सो हमने ये कहा लीफ की शेडिंग हो रही है और इसको आपने कहा एब्सिशन। इस तरह की चीज हुई। आपने कई बारी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि बड़े बढ़िया ऑरेंज और येलोइश टाइप की कलर की लीव्स होती हैं। तो आपने प्लांट्स पर देखा होगा कुछ अलग अलग कलर आ जाता है, शेडिंग ऑफ लीव्स होती है। ये एक एग्जांपल है लीफ एब्सिशन का। और आप जानते हैं कि यहां पर एक एब्सिशन के लिए एक पर्टिकुलर लाइन बनती है, एक जोन बनता है, यहां से एब्सिशन शुरू होता है बिल्कुल इसकी बेस में। अब होता यह है कि ये एब्सिशन का फायदा ये है कि अगेन जिस टाइम पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ प्रॉब्लम, उस टाइम पर ये प्लांट डेसिकेशन से बच सके। सो इवोल्यूशनरी एडवांटेज समझिए, डेसिकेशन से हम बच रहे, प्लांट बच रहा है। और जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को अवेलेबिलिटी रूट्स को बहुत कम है पानी की, डेसिकेशन के खतरा बहुत ज्यादा है और प्लांट इस डेसिकेशन से बचने के लिए अपनी लीव्स को एब्सिशन या शेड कर रहा है। अब देखिए इसमें एक और चीज, जब मैंने कलर की बात करी तो चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं आपको। सो ये जब थोड़ा सा रेडिश कलर देखने को मिलता है, तो ये जो रेडिश कलर देखने को मिलता है इसमें कुछ नए पिगमेंट्स बनते हैं। सो इसमें कुछ नए पिगमेंट्स बनते हैं और जो येलोइश टाइप का कलर देखने को मिलता है इन लीव्स में, वो पहले से ही प्रेजेंट, ऑलरेडी प्रेजेंट कैरोटीन्स और इस तरह के जो पिगमेंट्स होते हैं उनकी वजह से दिखता है। हुआ क्या है कि क्लोरोफिल को रीलोकेट किया गया, हटाया गया, इस वजह से ये जो पहले से जो मौजूद पिगमेंट्स थे अब उनका कलर दिखने लग गया। तो एक और चीज इंटरेस्टिंग देखा कि वो जो पत्तियां हैं वो इस तरह के कलर की क्यों दिखती हैं। लाल कलर इसलिए दिखता है, कुछ नए पिगमेंट्स हैं। येलोइश जो अलग तरह का कलर आता है वो इसलिए है कि कुछ पिगमेंट जिनका
असर, पहले मास्क था क्लोरोफिल के, वो अब इस टाइम पर इसकी वजह से अनमास्क हो गया है और अब आपको दिखने लग गया है। और एक और चीज समझिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके पीछे एक रेशो है। इसके पीछे रेशो है ऑक्सिन और इथाइलिन का। जिस टाइम पर एब्सिशन होता है, ऑक्सिन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सिन इज रिड्यूस्ड। ऑक्सिन का सिंथेसिस इस एरिया में रिड्यूस होगा और इसकी वजह से इसकी जो सेंसिटिविटी है, इस जोन की, जो इस एरिया की जो सेंसिटिविटी है इथाइलिन की, वो बढ़ जाएगी। फिर समझिए, ऑक्सिन कम हुआ, इसकी वजह से इथाइलिन की जो सेंसिटिविटी थी, इस इथाइलिन के लिए जो सेंसिटिविटी थी वो इंक्रीज कर गई और इसका मतलब इसके लिए सेंसिटिविटी इंक्रीज कर गई और जिसकी वजह से ये एब्सिशन हुआ। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन आपकी एनसीईआरटी से जो एब्सिशन में रोल प्ले करता है इथाइलिन, इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली समझ लिया। एक जो फाइनल दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, वो फ्रूट राइपनिंग, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। फ्रूट राइपनिंग के टाइम पर इथाइलिन काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जिस टाइम पर शुरू में जो फ्रूट होता है, इनिशियली जो फ्रूट होता है वो काफ़ी टार्ट होता है, काफ़ी वुड से टफ होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं होता, अनअट्रैक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि इस टाइम पर हर्बीवोरी प्रिवेंट की जाती है, एनिमल्स को वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जब इथाइलिन प्रोड्यूस होता है, फ्रूट राइपन होता है, तो उसमें आप देखेंगे स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर्स में टेस्ट होता है, एक बहुत बढ़िया टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अलग अलग और चीजें प्रोड्यूस होंगी, एक ओडर प्रोड्यूस होगा, उसकी जो हार्डनेस है हाइड्रोलिसिस की वजह से वो खत्म होगी। इट विल बिकम अट्रैक्टिव टू द एनिमल्स और एनिमल्स फिर इसको कंज्यूम करेंगे और सीड डिस्पर्सल करेंगे। दिस इज द इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन फ्रूट राइपनिंग। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई। इस टाइम पर जो रेस्पिरेशन है उसका रेट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ इथाइलिन। इसे रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं। इसे आपने क्या कहा? रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहा। ये बात बड़े ध्यान से देखिए। एक और चीज समझिए, क्योंकि ये गैसियस है तो एनवायरनमेंट में फैलता है, एनवायरनमेंट में फैलेगा। तो तभी आप जानते हैं कि एक अगर फ्रूट जो कि राइपन कर रहा है, इथाइलिन प्रोड्यूस कर रहा है, उसे ऐसे फ्रूट्स के साथ रख दिया जाए जिनमें अभी राइपनिंग नहीं है, तो वो उनमें भी राइपनिंग इंड्यूस कर सकता है। इसका इस्तेमाल काफी किया जाता है। कैसे किया जाता है? से फॉर एग्जाम्पल आप किसी फ्रूट को राइपन करना चाहते हैं तो आप उसे एक सिर्फ न्यूज़पेपर में रैप करके रख दीजिए। उसकी वजह से क्या होगा कि जो इथाइलिन रिलीज हो रही है वो एस्केप नहीं कर पाएगी और इथाइलिन क्या होना शुरू होगा? एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। इथाइलिन क्या होना शुरू होगा? एक्यूमुलेट। और इस एक्यूमुलेशन की वजह से इट विल हेसन राइपनिंग को हेसन किया जा सकेगा। पहली बात तो हमें यह समझ में आ गई इथाइलिन के बारे में। इसका एक और तरीका होता है। मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि एप्पल को स्टोर किया जाए और उसमें राइपनिंग जो है बेहतर ना हो पाए, आप उसको जल्दी ना हो, आप चाहते हैं उसकी शेल्फ लाइफ को, उसका जो मार्केट लाइफ है उसको बढ़ाया जाए, तो आप क्या करेंगे? जब उसको स्टोर करते हैं तो बड़े बड़े बिन्स में स्टोर करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्लश की जाती है और एयर को सर्कुलेट किया जाता है। बड़े बड़े बिन में रख दिया। अब मैं बात कर रहा हूं कि उसी एप्पल को अब आप चाह रहे हैं कि राइपन ना किया जाए, तो आपने क्या किया? इसमें एयर को सर्कुलेट किया। अगर एयर को आप सर्कुलेट करेंगे तो इथाइलिन एक जगह पर इकट्ठी नहीं होगी। इथाइलिन डज नॉट एक्यूमुलेट। एक तो ये बात हमें समझ में आ गई। नंबर 2, इसमें आप CO2 पास कर सकते हैं। CO2 इथाइलिन प्रोडक्शन को स्लो डाउन करती है। इथाइलिन प्रोडक्शन इज स्लोड डाउन। मुझे उम्मीद है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको इथाइलिन का फ्रूट राइपनिंग के बारे में समझ में आया। अब आप एक काम करिए, ये आपकी एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी में मैंने आपको ये पहला पैराग्राफ के बारे में बताया
कि यहाँ पर जो चार फंक्शंस हैं उसके बारे में हमने बात करी बेटे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग के बारे में, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस के बारे में, एपिकल हुक फॉर्मेशन आपने देखा डाइकॉट सीडलिंग के बारे में, बात करी सेनेसेंस के बारे में, बात करी एब्सिशन के बारे में, और बात करी बेटे फ्रूट राइपनिंग। ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें ये चारों फंक्शंस दिए हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इथाइलिन के। मैं स्क्रीन आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपके सामने एनसीईआरटी है, आप वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़िए बड़े ध्यान से इथाइलिन के बारे में। जब मैं वापस आऊंगा तो एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन्ड सीरीज में मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।